तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक यानी काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में भी जो चैप्टर है यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मैं टॉपिक आज पढ़ाऊँगा तो वो 11th क्लास के लिए एज वेल एज फॉर नीट एस्पायरेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए ये यूज़फुल होगा। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है, चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स की बुनियाद है ये, फिजिक्स यहीं से शुरू होती है। डेट है आज 13 नवंबर 2025। देखो, पूरी काइनेमेटिक्स यानी चैप्टर नंबर 2 और 3 11th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो हम पढ़ते हैं तो उसमें एक तो आप पढ़ेंगे एस, या पढ़ेंगे आप वी, या पढ़ेंगे आप ए। एस को बोलते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वी को बोलते हैं बेटा स्पीड या वेलोसिटी, और ए को बोलते हैं एक्सीलरेशन। पूरी काइनेमेटिक्स में ये 3 पैरामीटर हमें पढ़ने हैं। कभी कोई पैरामीटर निकालना होगा, कभी कोई दिया होगा, कभी कोई दिया होगा, इस तरह से चलेगा। तो सबसे पहले ही देख लेते हैं डिस्टेंस क्या चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा मैं इसको एस से और इसको एस वेक्टर से डिनोट करूंगा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप पहले से ये बात जानते हैं। तो देखो, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। डिस्टेंस होती क्या है वैसे, जो भी पाथ हम कवर अप करते हैं, यानी लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो शॉर्टकट रास्ता होता है यानी जो पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक बंदा यहाँ से चला, ठीक है, और यहाँ से ए पोजीशन पे बी पोजीशन पर गया, ए से बी पर, मान लो 20 मीटर ये चला, ठीक है। 20 मीटर जाने के बाद ये वापस लौट कर आता है बेटा, 10 मीटर ये रिटर्न हुआ, 20 मीटर यहाँ से यहाँ चला था ये 20 मीटर, और 20 मीटर के बाद 10 मीटर रिटर्न आया, और ये मान लीजिए सी पोजीशन पर आ चुका। आपसे कोई मालूम करे कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर अप की, तो इसने कितनी डिस्टेंस की बेटा, 20 + 10 = 30 मीटर। यानी लॉन्गेस्ट पाथ है, जो रियल और एक्चुअल पाथ है जो इसने कवर अप किया है। ये क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब ए पर था ये स्टार्टिंग में, और अभी कहां पर है बेटा, सी पर है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। देखो 20 यहां से आ गया था, 10 वापस आ चुका, तो अब कितनी बची है, 10 मीटर। तो बेटा ये 10 मीटर जो होगी ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गई डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। देखो, मान लीजिए एक बंदा ए से बी पर आया और सर्कुलर पाथ पर गया, और बेटा इसने 7 मीटर की रेडियस है, और ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया। आपसे पूछा जा रहा है कि ए से बी तक जाने में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, बता सकते हो।
देखो जो उसका एक्चुअल पाथ है वो ए से इस कर्व्ड सरफेस से जाकर बी पर मिलता है, ये रियल है इसका। और ये आप पहले से ये बात जानते हैं कि पूरी एक सरकमफ्रेंस सर्कल की कितनी होती है 2 पाई आर। तो ये हाफ सर्कल है सेमी सर्कल, तो ये कितनी होगा पाई आर। तो भाई साहब ये हो गया पाई आर, ठीक है। पाई आर का मतलब पाई की वैल्यू रखो जरा, आपने इसमें एस एंड एस वेक्टर निकालना है। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 और रेडियस कितनी दे रखी है 7, तो ये कितना आ गया बेटा 22 मीटर। ये क्या चीज आई डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट भी पूछता है आपसे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। कितना होगा, ये तो 7 है और 7 ये है, तो 7 मीटर और 7 मीटर, ये तो होगी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन बी। तो कितनी हो जाएगी 7 + 7 यानी 14 मीटर। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं आप, ये लिखा ना एक्चुअल पाथ, इसको देखो द एक्चुअल पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब एक एग्जांपल मैंने ये दिया, एक ये दिया, एक आप करेंगे। तो क्वेश्चन करिए आप, मान लीजिए एक बंदा ये 14 मीटर की रेडियस पर इस पाथ पर चला ए से लेकर बी तक। ये एक सर्कल का पार्ट है, क्वार्टर पार्ट। आपसे पूछ रहा है कि इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। एक बात और कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन से जाता है, मान लीजिए इसको भी एग्जांपल से ही देख लेते हैं, यहां से गया ए से, ठीक है, बी तक पहुंचा और बी से रिटर्न होकर वापस ए पर आ गया, और आपसे कह रहा है कि इसने कितनी डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। कुछ डिस्टेंस मान लीजिए इसके बीच में, मान लीजिए 40 मीटर है डिस्टेंस ए और बी के बीच। तो बेटा डिस्टेंस तो होगी इसमें 40 मीटर, सॉरी 40 + 40 यानी 80 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा प्यारे बच्चों 0। जाने की अगर पॉजिटिव लेंगे तो आने की नेगेटिव लेंगे, और नेट क्या हो जाएगा 0। तो अगर कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से जाकर चाहे सारी दुनिया में चक्कर लगाकर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। डिस्टेंस जो भी वो कवर अप करेगा उसका एक्चुअल पाथ, वो डिस्टेंस कहलाएगी। तो ये हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या रिजल्ट के तौर पर, इसको आप नोट में करके लिख लें कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, डिस्टेंस हमेशा है तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी। बता सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा? चलो मैं बताता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा अगर
आपने पाथ की डायरेक्शन चेंज नहीं की, ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और आपने ना अपनी जो स्कूटी है या बाइक है या कार है, कोई व्हीकल है, उसको आपने मोड़ा नहीं है और डायरेक्शन चेंज नहीं की है, एक ही पाथ पर आप मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगी। खैर, तो डिस्टेंस या तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या ऑलवेज, या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी। इसको एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे चलते हैं, इसको हटा दें। चलो, अब देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज होती है। स्पीड, वेलोसिटी। बेटा स्पीड को v और वेलोसिटी को v वेक्टर कह रहा हूं। देखो, जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वही बिल्कुल सिमिलर डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होती है स्पीड? स्पीड बोलते हैं बेटा डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड, पर घंटा, पर मिनट, कुछ भी हो सकता है, यानी रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड आप आसान लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं, ये स्पीड होती है। और वेलोसिटी क्या चीज होती है बेटा? बोले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी। बहुत बार आपने बड़ी आसानी के साथ ये फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू होता है s अपॉन टी, v इज इक्वल टू s अपॉन टी, ठीक है, बहुत बार पढ़ा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये फॉर्मूला लगाते कहां पर है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कहां पर लगाते हैं, बता सकते हो? नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा आपने, 10th क्लास में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ रहे हैं, बताइए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कहां पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी किस कंडीशन में लगा सकते हैं। तो बच्चों बात ये है, ये फॉर्मूला हमेशा तब लगेगा जबकि मोशन में कोई चेंजिंग ना हो, यानी एक्सेलरेशन उसमें जीरो। जैसे ही आपने मोशन में कोई फोर्स लगाया, या तो उसकी स्पीड को इंक्रीज किया या स्पीड को डिक्रीज किया, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी स्पीड यूनिफॉर्म हो, स्पीड फिक्स हो, तब आप ये लगा सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं s अपॉन टी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बंदा, मान लो राजू है, राजू इज कवर्ड 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 5 घंटे में इतने 200 किलोमीटर चला राजू। फाइंड हिज स्पीड, बता सकते हो कितनी होगी? आसान है, फॉर्मूला बेस। कितनी हो जाएगी बेटा? v इज इक्वल टू s अपॉन टी, 200 किलोमीटर चला, कितने टाइम में चला? 5 घंटे में चला। तो भाई साहब ये आ जाएगी 5 20 40
किलोमीटर पर आवर। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं और मैं आपसे कहूं कि राजू इज कवर्ड, राजू इज कवर्ड 200 किलोमीटर in 5 hours, and then return back in 10 hours. Find his speed and velocity. तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी बतानी है और पूरी जर्नी की बतानी है फॉर फुल जर्नी। ठीक है, तो बात यह है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई बंदा जाकर वापस आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। कुल मिला के बात ये, इसकी जाने में जो स्पीड है वो तो कितनी होगी, 200 डिवाइड बाई 5 यानी यही रहेगी 40 किलोमीटर। लेकिन जब रिटर्निंग होगी तो रिटर्निंग की स्पीड क्या होगी, 200 डिवाइड बाई 10 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जाने की 40 है, आने की 20 है। अगर ऑन एन एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, यानी पूरी जर्नी का आप निकालो, तो कैसे करेंगे फिर, कितनी हो जाएगी बेटा, 200, ये तो जाने की थी V1 और आने की है V2। तो जाने की कैसे निकाली आपने, V1 इज इक्वल टू कितना बेटा, 200 डिवाइडेड बाई 5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो V1 है जो आप ऊपर भी निकाल चुके। V2 क्या होगी बेटा, V2 होगी 200 आने की और आने में टाइम कितना लगा, 10, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन दोनों की एवरेज आप निकाल सकते हो। तो ये 40 है जाने वाली और 20 है आने वाली। ठीक है, अच्छा जी, अब इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, अभी जो हम टॉपिक कवर करेंगे कि एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो उसमें कवर अप करेंगे, उसमें देखेंगे। बात यह है, मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो होगी बेटा वो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। देयरफॉर इसकी जो वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है वो इसकी 0 होगी। ठीक है, तो स्पीड समझ में आ गया। ठीक है, स्पीड का क्वेश्चन कर लिया, वेलोसिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। मैं बिल्कुल बेसिक चीज जो आपको काम आएंगी वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं, हटा दें, चलो। अब एक टर्म और, एक्सेलरेशन। इसको ए से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, जब स्पीड बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन कहते हैं, स्पीड कम हो रही होती है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड नहीं लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेट यानी चेंज,
डेल्टा वी अपॉन टाइम। जब भी रेट की बात करते हैं यानी अपॉन में टाइम आएगा, चाहे वो पर सेकंड हो, पर आवर हो, पर मिनट। ठीक है, तो ये क्या यूनिट होगी इसकी, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या होगी, सेकंड, तो क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो एल टी की पावर -2 होती है। लेकिन बात यह है, मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो वेलोसिटी हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को क्या बोलेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो तब आएगा क्या, एक्सेलरेशन। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो बेटा यहां क्या आएगा फिर, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, डस्टर को मैं ऊपर से छोड़ रहा हूं, यहां पर स्पीड इसकी 0 है, ये मैंने छोड़ दिया डस्टर, और हर सेकंड में जो इसकी स्पीड बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल वो 10 बढ़ रही है, क्योंकि हमें पहले से ये बात मालूम है कि कोई भी ग्रेविटी के अंडर में जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसकी जो स्पीड होती है वो 9.8 के हिसाब से इंक्रीज होती है, लेकिन फिलहाल मैं 10 मान रहा हूँ, ये 10 बढ़ रही है। तो शुरू में स्पीड इसकी 0 थी, उसके बाद इसकी स्पीड हुई 10, उसके बाद इसकी स्पीड हुई 20, तो एक सेकंड में कितनी स्पीड इंक्रीज हुई, 10। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 10, कितना है एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक सेकंड में स्पीड जो हुई थी वो 10 हुई थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बंदा स्कूटी चला रहा है, ठीक है, अभी उसकी स्पीड है 30 के बाद उसने अगले सेकंड में उसकी स्पीड कर दी 35, उसके अगले सेकंड में उसकी स्पीड की 40, तो यूनिफॉर्मली वो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, बोलो जल्दी, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्पीड शुरू में कितनी थी बेटा, 40 मीटर पर सेकंड, उसके बाद कितनी करी इसने, 45 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 50 मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसका एक्सेलरेशन क्या कर रहे हैं, 5। ये शर्त है, अगर एक्सेलरेशन आपको पढ़ना है या निकालना है तो उसमें शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि स्पीड जो इंक्रीज होगी वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, या डिक्रीज होगी तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी। अगर मैं इसको उल्टा करूं, रेसिप्रोकल करूं, यानी पहले 50 थी, 50 के बाद वो 45 की, 45 के बाद वो 40 की, तो मैं ये कहूंगा कि उसका रिटार्डेशन, यानी माइनस साइन लगाऊंगा और ये कहूंगा कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब, या मैंने कब कहा, जब शुरू में स्पीड क्या थी 50 मीटर पर सेकंड, उसके बाद क्या करी 45, मैंने ब्रेक लगाई स्कूटी में, और उसके बाद बेटा 40 मीटर पर सेकंड। कुल मिला के ये कि इस कितनी हो रही है इसकी, क्या किस रेट से कम हो रही है, 5 के रेट से। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैं सिंपल आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्रीजिंग रेट जो कहलाता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है, और डिक्रीजिंग रेट क्या कहलाता है, वो रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यूज करने की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक जो टर्म्स थी, यानी हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आपकी स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये कवर अप किया। बिल्कुल बेसिक जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई, यानी 9th क्लास की, 10th क्लास की चीज़ आपको बताई है मैंने। अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और टॉपिक है बेटा, सबसे पहले हमें यही पता होनी चाहिए कि मोशन कितनी तरह की होती है। तो बच्चों मोशन जो होती है बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह की होती है, तो 3 टाइप्स की होती है बेटा। एक तो होती है यूनिफॉर्म मोशन, एक होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैं बिल्कुल इस टॉपिक में इन्हीं तीन चीजों पर पूरा कंसंट्रेट रहूंगा। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन कौन सी मोशन होती है? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जिसमें स्पीड चेंज ना हो। ठीक है, यानी स्पीड फिक्स हो। तो इसमें स्पीड फिक्स हो यानी एक्सेलरेशन बेटा, स्पीड तो हो गई इसमें कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन जब स्पीड चेंज ही नहीं कर रहे आप तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे तो एक्सेलरेशन बेटा इसमें जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन सी होती है? यूनिफॉर्म, देखो नाम से पता लगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यानी एक्सेलरेशन बेटा क्या हो इसमें? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या फिक्स हो, और वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो रही होगी, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। फिलहाल मैं ये लिख रहा हूं कि v जो है वो फिक्स नहीं है यानी कांस्टेंट नहीं है। नीचे आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सी मोशन होती है? जिसमें ना तो स्पीड या वेलोसिटी फिक्स हो और ना एक्सेलरेशन ही फिक्स हो। इन तीनों को जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने अभी एक स्कूटी का एग्जांपल दिया था बच्चों को, मैं वही एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं स्कूटी चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरी जो स्पीड है, मान लीजिए एक ही स्पीड से मैं स्कूटी को लेकर जा रहा हूँ, बिल्कुल सेम स्पीड पर। रेस पर मैंने हाथ बिल्कुल रखा हुआ है और बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक ही स्पीड पर मैं चले जा रहा हूँ, ना रेस दे रहा हूँ ना ब्रेक लगा रहा हूँ, तो वो कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। दूसरी कौन सी है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। वो मोशन जिसमें मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, लेकिन सलीके से बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। यानी मान लीजिए मेरी स्पीड अभी 40 किलोमीटर पर आवर थी, 47 है, अगले सेकंड कर दी 45, फिर कर दी 50, फिर 55, तो धीमे धीमे सलीके से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ स्पीड को, तो ये वाली कहलाएगी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। या फिर मान लीजिए ब्रेक भी लगा रहा हूँ मैं, अभी मेरी स्पीड 50 है, 50 के बाद मैंने हल्के से ब्रेक लगाए, अगले सेकंड मैंने 45 कर दी, फिर और हल्के से ब्रेक लगाए, अगले सेकंड 40 कर दिया, तो ये धीमे धीमे 5-5 के हिसाब से स्पीड कम कर रहा हूँ। तो यानी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन मेरा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जिसमें बच्चे जो हमारे गली मोहल्लों में जो स्कूटी दौड़ाए फिरते हैं, उनकी कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई सलीका नहीं होता। जैसे अभी 40 थी, एकदम कर दी 60, 60 के बाद फिर ब्रेक लगा दिए, 30 कर दी, फिर एकदम स्पीड दे दी, 80 कर दी। तो उनका कोई सलीका नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ना तो स्पीड ही फिक्स है और ना ही एक्सेलरेशन फिक्स है, तो दोनों चेंज हो रहे हैं। देयरफॉर इस मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये 3 टाइप्स की मोशन होती है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैं आपको ये भी बताता चलूं, यहाँ पर इसमें जो फॉर्मूला हम लगाते हैं इस वाली मोशन में, वो वही लगाते हैं जो भी मैंने आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगता है बेटा इसमें। ठीक है, जो दूसरी मोशन है ये वाली यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसमें वो फॉर्मूले लगते हैं जो हम पहले से जानते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन के। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कितने फॉर्मूले होंगे? वैसे तो 3 होते हैं जनरल, 4 भी बोल सकते हो आप। इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और आप इसमें इंक्लूड करते हो, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस का 1। ये nth सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस होती है। बहरहाल ये 4 फॉर्मूले हैं, आप ये 4 फॉर्मूले इसमें लगाएंगे इस टाइप की मोशन में। अब आते हैं इस पर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगी उसमें ना तो ये लगेगा बेटा ना ये लगेंगे, तो फिर क्या लगेगा? उसमें फिर हम आते हैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की जो इक्वेशन है उस पर। ठीक है, फॉर्मूले तो इसी से ही वो ड्राइव होते हैं। जैसे एक लिख देता हूं मैं, मान लीजिए कहीं पर ये हो, b इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, v बाई टी से आया, लेकिन
फिलहाल मैं इसको, आप इसको ना लिखें, ये लिख लें और ये लिख लें, इसको छोड़ दें, बाद में पढ़ लेंगे हम, ठीक है। बहरहाल इतना आप याद रखें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होता, ये बिल्कुल फिक्स है। देखो ये, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इस टाइप की मोशन में ये फॉर्मूले लगेंगे, और इसमें हम बाद में बताएंगे आपको कि क्या क्या लगाना है, ठीक है। तो पहली मोशन शुरू कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सी मोशन होती है बेटा? मैंने आपको बताया जिसमें क्या हो, एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v इजिकल टू एस अपॉन टी, यानी स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ते हैं, ठीक है। इसी टाइप की मोशन में ही शुरू होता है टॉपिक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या शुरू होता है टॉपिक? एवरेज स्पीड या एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया था, मैं इसको करूंगा v एवरेज से डिनोट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा v वेक्टर एवरेज, ठीक है। ये डिनोट करने का तरीका है, क्योंकि ये एक क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। चलो, तो स्पीड की तो डेफिनेशन जो है वही है डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड, और ये डिस्प्लेसमेंट टॉर्क पर सेकंड। लेकिन अगर एवरेज स्पीड की आप बात करोगे तो हम कहेंगे यार टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करोगे आप, तो मैं कहूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है तो ये वही, स्पीड भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, लेकिन इससे आप कर सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था पीछे, जहां मैं स्पीड और वेलोसिटी बता रहा था, राजू वाला क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं पहले, क्योंकि वो एवरेज ही निकलेगी वहां पर। तो मैंने बताया था आपको कि राजू कवर्ड 200 किलोमीटर इन 5 hours and returns back in 10 hours. Find his average speed and average velocity. ये निकालना बेटा, ठीक है। बात ये है, राजू है वो यहां पर मौजूद है, मान लीजिए यहां से चला वो यहां तक, कितना चला बेटा? 200 किलोमीटर चला, ए से लेकर बी तक। बी से वापसी हुई इसकी, और वापस बेटा ये ए पर आ गया, ठीक है। जाते हुए जाहिर है उसकी स्पीड 5 घंटे लगे हैं उसको, तो स्पीड ज्यादा होगी। जब रिटर्न आया तो स्पीड उसकी कम होगी, क्योंकि 10 घंटे लगे हैं उसको। डिस्टेंस तो बराबर है, तो इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? वी एवरेज होगी बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है बता सकते हो? जाने की 200, आने की 200, कितना हो गया बेटा? 400 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? जाने का टाइम 5 आवर्स, आने का टाइम 10 आवर्स, तो कितना होगा बेटा? 15 आवर्स। कितना हो जाएगा ये? 5 से डिवाइड करो आप, 5 8 जा 40, 5 0 0, 5 3 जा, तो बेटा ये 80/3, यानी और भी डिवाइड कर सकते हो आप, 3 दूनी 6, तो 3 6 18, तो 26.2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड होगी, ठीक है। 80/3 या फिर 26.2 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी?
एवरेज वेलोसिटी होगी बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि जाने की अगर प्लस की लेंगे आप 200 तो आने की रिटर्निंग क्या होगी? माइनस की 200। और टाइम कितना है? टाइम 15 है, तो कुल मिलाकर ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था, वहाँ मैंने आपको बताया। और असल क्वेश्चन वो इसी टॉपिक का था, तो ये हो गया। एवरेज स्पीड कितनी आई? 26.2 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी आई 0। चलो कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। देखो, a person covered half distance of his journey with speed v1 and remaining half of his journey with speed v2. Find his average speed for full जर्नी। उसकी पूरी जर्नी के लिए बेटा हमें क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी। बात यह है, मान लो यहां से यहां गया है बंदा, ये ए है, ये बी है, लेकिन आधी डिस्टेंस थी। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ओ है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस दी नहीं है, टाइम भी दिया नहीं है। फॉर्मूला में वही लगाना, मैंने आपको बताया। पूरी जब भी ये मोशन चलेगी, अभी यूनिफॉर्म मोशन चलेगी, तो पूरी एवरेज में यही फॉर्मूला लगाना, v इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, देखो ये चला v1 से, यहाँ से चला ये v2 से, आधी आधी डिस्टेंस दी है। मैंने मान लिया कि डिस्टेंस बेटा टोटल एस है। अगर टोटल एस है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, बता सकते हो ये कितनी होगी? s/2, ये तो गिवन है। और ये कितनी होगी? ये भी s/2 होगी बेटा। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखो क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी? s। टोटल टाइम कितना? अभी मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक का टाइम t1 और यहां से यहां तक का टाइम t2। थोड़ी देर के लिए मान लो, बाद में इसको एलिमिनेट करते हैं। जब पता ना हो तो मान लेना, बाद में फॉर्मूला हमने ये अप्लाई करना है, इससे हम एलिमिनेट कर देंगे। सो t1 क्या है? ए से ओ तक का टाइम, और t2 क्या है? ओ से बी तक का टाइम, जो हमें मालूम नहीं है। क्योंकि हमें दो ही चीज दी है, आधी जर्नी की स्पीड दी है v1 और रिमेनिंग हाफ की दी है v2। इन्हीं दो पैरामीटर में हमें आंसर लेकर आना है एवरेज वेलोसिटी का। तो देखो s क्या है? एस ही है। और t1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर्मूला देखो, ये v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो t क्या होगा? यहाँ से t की वैल्यू होगी बेटा एस अपॉन वी। तो s अपॉन वी, t की वैल्यू होगी s अपॉन वी। तो जब मैं 1 की बात करूंगा, यानी हाफ जर्नी की बात करूंगा, तो ये 1 होगा, तो ये 1 होगा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? s/2। तो t1 क्या लिखूंगा बेटा? s/2 अपॉन v1। और ये t2 क्या लिखूंगा? t2 भी बिल्कुल सिमिलर होगा। क्या लिखेंगे? देखो t इज इक्वल टू, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब यहाँ दूसरी यानी रिमेनिंग हाफ के लिए लेंगे टाइम, तो रिमेनिंग हाफ की वेलोसिटी लेंगे। और रिमेनिंग हाफ ये कितना है? डिस्टेंस s/2। लिखो s/2 डिवाइडेड बाई v2। ठीक है, ऐसा आप कॉमन ले सकते हो, नीचे से s/2 ही कॉमन ले लो, बल्कि s/2 मैंने कॉमन ले लिया बेटा। 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s से s कैंसिल आउट हो गया, हाफ नीचे ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम ले लो आप। 2 v2 इधर, v1 इधर, तो हम v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2 जी, v1 v2 ऊपर चला गया। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा भाई साहब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी स्पीड का। v एवरेज निकल के आ गया कितना? बताओ
2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल स्पीड आपको अल्फाबेट में ना देकर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, मान लीजिए आपसे ये कहे कि अ पर्सन कवर्ड हाफ डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ हिज जर्नी विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर फुल जर्नी। तो आप क्या बताओगे? कुछ नहीं है, v1 में यहाँ 40 रखना, v2 यहाँ 60 रखना, 40 प्लस 60 आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। चलो कर लेते हैं इसको, देख लो, आप ही कर लेना, वैसे तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो इसको, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। यहाँ करा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और भाई साहब यहाँ से चला है ये फिर जी 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी एवरेज बताओ? एवरेज हो जाएगी बेटा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60। कितनी हो गई? नीचे 100 आ गया बच्चों, और ऊपर 6 चौक 48, 4800, 2 0 से 2 0 चली गई, आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड है। जो बंदा आधी डिस्टेंस चला है 40 से और आधी डिस्टेंस चला है 60 किलोमीटर पर आवर। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद भी रखेंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, चलो भाई, तो एक क्वेश्चन रहा था, उससे कुछ क्वेश्चन और करते हैं उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, a boy is moving half time of his journey with speed v1 and remaining half of his journey and remaining half of his journey with speed v2. Find his एवरेज स्पीड। तो देखो ये क्या कर रहा है, एक लड़का है वो चल रहा है और वो चला मूविंग हाफ टाइम, आधा टाइम चला। जर्नी का आधा टाइम किससे चला है जी? v1 से। यानी मान लीजिए एक बंदा लड़का जो है वो ए पर है, ए से यहाँ से वो चलना शुरू किया और हाफ टाइम चला, और कितनी स्पीड दे रखी शुरू में? v1, और उसके बाद है v2। अब लेट अस अज्यूम दैट शुरू में स्पीड मैंने मानी कि v1 ज़्यादा थी v2 से। जब v1 v2 से ज़्यादा थी तो मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू में डिस्टेंस ज़्यादा चला होगा एज कंपेयर टू बाद वाली, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लगा होगा जी, टाइम कम लगा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा चला होगा। तो लेकिन टाइम तो बराबर कहा है इनने, हाफ टाइम, तो इसलिए ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी और ये वाली कम होगी। तो मैं कह रहा हूँ ए और इसके बाद बी और ये सी। चलिए यहाँ तक वो जब आया है तो आधा टाइम चला है v2 से। अगर मैं ये कह दूँ कि ये वाला टाइम t/2 है ए से बी तक का, तो क्या t/2 ये होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सही बात है, आधा टाइम चला है v1 से और आधा टाइम चला है v2 से। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, कैसे करेंगे बेटा? वही तरीका है, v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? अभी मुझे मालूम नहीं है डिस्टेंस कितनी है क्या है। मैं आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये चला है s1 और यहाँ से यहाँ तक चला है s2, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होगी, वेलोसिटी अलग अलग है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? s1 प्लस s2
और टोटल टाइम कितना है, टी है हमारे पास। फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इसी को ही सब जगह इंप्लीमेंट करना है। लगाओ जरा S1, जब मैं यहाँ 1 लिखूंगा बेटा तो यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो आधा टाइम चला है V1 से और वो डिस्टेंस है S1, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि T/2 है, टाइम आधा है ना, हाफ टाइम स्पीड V1 और डिस्टेंस S1। तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 इंटू T/2, ठीक है। फिर प्लस का साइन है S2, जब बेटा S2 की वैल्यू निकालूंगा मैं तो यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, और S2 भी टाइम आधा ही है, तो S2 कितना होगा, V2 इंटू T/2, V2 इंटू T/2। टोटल टाइम कितना बेटा T, T यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या बचेगा V1 अपॉन 2 प्लस V2 अपॉन 2, और नीचे क्या है T, T से T गया बच्चों, तो क्या आ गया बेटा V1 प्लस V2, V1/2 यहाँ से बचा, और V2/2 यहाँ से बचा, तो क्या आ गया एवरेज V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई ये कहे कि एक बंदा आधे टाइम चलेगा विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और हाफ टाइम रिमेनिंग हाफ टाइम चला विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, आपसे पूछा जा रहा है कि आप एवरेज स्पीड बताइए उसकी कितनी थी, तो सीधा दोनों को ऐड करना है, यानी 40 प्लस 60 और डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसको आप घर पर करिएगा कि एक बंदा शुरू में चला है कितने से जी, 40 किलोमीटर पर आवर से आधा टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल इसकी टोटल जर्नी 4 आवर्स की थी, तो 2 घंटा चला जी 40 से, और 2 घंटे चला है भाई साहब, यहाँ पे लिख लो 2 घंटे चला है, ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, मैंने डिस्टेंस कम, चलो इसको बढ़ा लेता हूँ मैं, ये ज़्यादा चलेगा, तो ये चला है जी 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 2 घंटा। और आपसे पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ, तो आप निकाल लेना 40 प्लस 60 डिवाइड बाई, तो ये 2 घंटे हैं, आधा आधा टाइम है, हो सकता है यहाँ 10 आवर्स हो, तो जो भी है दोनों की स्पीड को ऐड करना हो, डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। चलो कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक क्वेश्चन आपको अभी नीट में आया हुआ रिसेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं जरा। कह रहा है अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, ये तो खैर आप कर लोगे, एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं कोई। चलिए देखो, वैसे नीट 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, कह रहा पर्सन ट्रेवलिंग in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2,
for next equal distance. The average velocity v is given by ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। पहला ऑप्शन है v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 v2। दूसरा ऑप्शन है 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तीसरा ऑप्शन है 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। और चौथा ऑप्शन है v अपॉन 2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, आसान है इसको सोल्व करना। फिर a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x। कुछ डिस्टेंस चला है ये, कोई डिस्टेंस x जी, कितनी स्पीड से चला v1 से। उसके बाद क्या कहा, एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। उतनी ही डिस्टेंस यानी मान लीजिए x ही डिस्टेंस चला है, किस स्पीड से चला, v2 से चला। कह रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाई, एवरेज वेलोसिटी निकालो। देखो ये इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें लगाना, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप। क्या बताया था मैंने, v एवरेज इज इक्वल टू होता है बेटा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v1 v2। ठीक है, ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंचाओ, 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, जरा सेपरेट करना इसको, v1 अपॉन 2v1 v2 और भाई साहब ये कितना होगा, v2 अपॉन 2v1 v2। देख लो जरा, v1 से v1 गया और v2 से v2 गया, 2 तो उधर पहुंचा दिया ना बेटा आप लोगों ने। तो क्या बच गया, 2 अपॉन v एवरेज, v एवरेज जो दे रखा था हमें क्वेश्चन में, वो क्या दे रखा था, ये कह रहा ना द एवरेज वेलोसिटी v, तो ये v कह रहा था, तो इसको v ही लिखो आप। तो 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v1। जरा चेक करना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, चेक करके बताओ। 2 अपॉन v 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v1 प्लस 1, एक ही बात है वो। तो दिस इज द आंसर। ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ बेटा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, हटा दें इसे। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं अच्छे अच्छे। करा पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी, आ पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी with a constant speed of v, half the remaining part of the journey, half the remaining
part of journey with a constant speed of 4v, with a constant speed of 2v, and the rest of the journey with a constant speed of 4v। कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। चलो निकालते हैं। तो देखो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, चेक कर लो आप। कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसने आधी जर्नी अपनी कवर की है स्पीड v से। तो मान लीजिए बेटा ए से लेकर ये बी तक इसकी पूरी जर्नी रही है और बीच में इसका मिड पॉइंट ओ है। इसने इसको कवर अप किया है विद स्पीड v से एंड कह रहा हाफ द रिमेनिंग पार्ट, आधा जो बचा हुआ पार्ट है उसका आधा वो किससे कवर अप किया भाई साहब 2v स्पीड से। तो देखो ये जो बचा हुआ वो भी पार्ट बचा हुआ है, उसका भी आधा किससे कवर अप किया है जी 2v स्पीड से एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद आ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4v, और जो और बची हुई है वो किससे करिए जी 4v से। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। देखो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है उससे भी कर सकते हैं, और भी इसके तरीके हैं। मैं इसको मान रहा हूँ फिलहाल बीच में पॉइंट मान रहा हूँ सी। चलो पहले तो उसी मेथड से करते हैं। क्या बताया था मैंने बेटा, वी एवरेज क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। वी एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये टोटल डिस्टेंस अगर एस थी तो बेटा ये s/2 होगी पक्की बात, और ये कितनी होगी s/4, क्योंकि आधी का भी आधा है और ये भी s/4 ही होगी। तो जरा चेक करो टोटल डिस्टेंस वी एवरेज का फॉर्मूला क्या बताता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस तो ऐसी है s/2 s/4 s/4 ऐसी होगी टोटल। और भाई साहब टोटल टाइम मालूम नहीं है, हो सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है स्पीड चूंकि सबसे ज़्यादा यहाँ है तो सबसे कम टाइम ये वाला होगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये t3 है तो बेटा ये सबसे कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा है। और ये t2 भाई साहब और ये भाई साहब t1 ये मान लिया है मैंने, ठीक है। तो चलो t1 प्लस t2 प्लस t3 और भाई साहब s तो एज इट इज t1 वही फॉर्मूला, एक ही है सिंगल फॉर्मूला v इज इक्वल टू s अपॉन t से करो t1 निकालना। तो t1 अगर निकालूंगा तो v1 क्या होगा v होगा, और s कितना है s/2। तो आधी जर्नी के लिए ये स्पीड इतनी ही रही है। तो रख सकते हो, जल्दी रखो। t1 की जगह क्या रखूंगा s/2 डिवाइड बाई, देखो t1 की जगह क्या होगा s/2 और ये v नीचे चले जाएगा तो s/2 डिवाइड बाई v। और t2 बताओ, जब बात t2 की होगी बेटा तो t2 क्या है ये, यानी OC वाला पार्ट में डिस्टेंस s/4 और स्पीड 2v। तो ये होगा s/4 और स्पीड होगी 2v। रखो जरा s/4 और स्पीड कितनी होगी 2v। अब आते हैं t3 पर। t3 पर भी वही होगा, यहाँ पर t3 हो जाएगा s/4 ही है लेकिन इस बार स्पीड कितनी है 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा s/4 डिवाइड बाई स्पीड कितनी होगी 4 टाइम्स। s कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। s कॉमन ले लिया तो भाई साहब और v भी कॉमन ले सकते हो यार, v भी कॉमन ले लिया। कितना होगा हाफ, यहाँ कितना बचा 1/8 और यहाँ कितना बचा 1/16। ऐसे तो ऐसे चला गया।
v ऊपर आ जाएगा, v ऊपर आ गया है, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, एलसीएम कितना आएगा, चलो इधर लिख देता हूं मैं साइड में, ये v तो चला गया भाई साहब ऊपर, v ऊपर चला गया कि 1/1/v है, और ये 1/2 1/8 1/16, इसका जो एलसीएम आएगा भाई साहब वो आएगा 16, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, कितना आएगा 8, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 8 से 16 को डिवाइड करेंगे कितना है 2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, फिर 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ऊपर चला जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 16v/11, ये क्या निकला है इसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बता सकता हूँ, ये तो पहला मेथड जो मैंने आपको सिखाया वो भी है, बाकी दूसरा आप चाहो तो सेकंड मेथड इसको भी आप लगा सकते हो, इसमें डायरेक्ट लगाना, आप फॉर्मूला जो चीज सिखाई थी, क्या सिखाया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर हाफ डिस्टेंस है तो ये हाफ ही तो थी बेटा, ये OC और CB दोनों बराबर हैं, हाफ डिस्टेंस है, तो अगर इन दोनों का एवरेज निकालूंगा 2v और 4v का, बता सकते हो क्या आएगा, देखो इधर देखो, इन दोनों का एवरेज निकाल लो आप, उसको थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं कि ये v डैश आई है, यहाँ तो ये v है ही, खैर v डैश आई है, बता सकते हो v डैश कितनी होगी, v डैश आप आराम से बता सकते हो, देखो क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, क्या होगा बेटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2v 4v मल्टीप्लाई बाय 2, या 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v प्लस 4v, और भाई साहब आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से ये 2 कॉमन लेके काट देना, यहाँ 2 बचेगा, नीचे कितना आ गया बेटा जी, बोले जल्दी से, 1 2 3v आ गया, और ऊपर कितना हुआ, ऊपर है भाई साहब 2 4 जा 8v², v से v गया तो ये आ गया 8v/3, ये v डैश आ गया। अब जब आप v डैश आ चुका, इन दोनों का एवरेज फिर से निकाल दो, इस बार तो हमने किस किस का निकाला था, ये O था, ये C था, ये B था, ये A था, तो हमने OC और CB की जो स्पीड थी उन दोनों का एवरेज निकाल देता, OC की स्पीड थी 2v और CB की स्पीड थी 4v, उनका एवरेज कितना आया v डैश कितना आ गया इतना, अब v डैश आ चुका जो भी है, मान लीजिए कितना आया, ये आ गया भाई साहब 8v/3, इन दोनों का एवरेज और निकाल दो, क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा आपका दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, v प्लस 8v डिवाइड बाय 3, कितना हो जाएगा, देखो नीचे लिया 3v और 8v 11v/3, और बेटा ये देखो जरा, ये v² 16v² डिवाइड बाई 3, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कट गया, और भाई साहब v से v भी कट जाएगा जी, तो क्या आ जाएगा 16v/11, चाहो तो ऐसे कर लो और चाहो तो ऐसे कर लो, एज यू विश, ठीक है, ये थोड़ा सा आसान है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से फिलहाल इतना काफ़ी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को करने के लिए। यूँ तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे नीट जेईई वगैरह के कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो हटा दें इसको, ठीक है।
देखो बेटा, वैसे तो टॉपिक का नाम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेकिन मैं ग्राफ के साथ अगर इसको पढ़ा दूं तो आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो कंबाइन करके पढ़ाते हैं। वैसे बाय द वे क्या चीज होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा आपको। इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, जब बात करते हैं एवरेज की तो बात होती है पूरी जर्नी की, यानी ऑल ओवर जर्नी, पूरा आपका सफर, वो उसकी ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड रही ये पूछता है कोई। और जब बात करते हैं एट अ मोमेंट, यानी पता ही चल रहा, नाम से पता चला इंस्टेंट, जब इंस्टेंट की बात होती है तो तब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको आप ऐसे समझो जैसे एक बंदा अपने घर से चला एक स्कूटी से और उसकी स्पीड अलग अलग रही है, कहीं पर 60 थी, कहीं पर 40 थी, कहीं पर 30 थी, कहीं पर 80 थी और कहीं पर 0 थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप किस स्पीड से आए हो यहाँ अकेडमी? उसने बताया कि मेरी स्पीड सर एवरेज 50 रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पूछा कि आप ये बताइए कि आप जब शास्त्री नगर में एंटर हुए थे या जस्ट आरटी ऑफिस के आप सामने थे, तब आपकी स्पीड कितनी थी? तो आप बता रहे कि सर उस टाइम तो बड़ा जाम लगा हुआ था, मैंने ब्रेक मारे थे और उस टाइम स्पीड मेरी 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो जब मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो यानी मैं पूछ रहा हूं आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जब मैं पूरी आपकी जर्नी की बात कर रहा हूं तब मैं आपसे पूछ रहा हूं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो देखो, वैसे तो एक ही फॉर्मूला आपके पास v इजिकल टू एस अपॉन टी, एक तो आपके पास ये फॉर्मूला है v इजिकल टू एस अपॉन टी, और एक ये मैंने आपको बताया था ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, इससे निकाला था आपने एवरेज वेलोसिटी और इससे निकाल सकते हैं आप एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन जब बात होगी इंस्टेंटेनियस की तो भाई साहब तब हमें यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, एट दैट मोमेंट, और इसमें भी इंस्टेंटेनियस के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? dv बाई dt। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको यूज करके आप इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। मैंने ऊपर लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन जब बात होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की या वेलोसिटी की तो एक्सेलरेशन की भी बात होती है वहां पर। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए बेटा आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कह लो, पोजीशन वर्सेस टाइम इज गिवन एज। ये रिलेशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए एक्स टी इज इक्वल टू दे रखा भाई साहब टी स्क्वायर प्लस 2t और माइनस का 4। आपसे कह रहा है कि आप इसमें निकालो फाइंड इंस्टेंटेनियस बल्कि इंस्टेंटेनियस नाम मत लो आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहां पर मैं इंस्टेंटेनियस यूज करूंगा और कहां पर एवरेज यूज करूंगा। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड हिज स्पीड, इट्स स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, और पूछ रहा है एंड ऑल्सो फाइंड इंस्टेंटेनियस या एक्सेलरेशन
एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये दो चीज पूछी आपसे, तो एक तो स्पीड पूछी और एक एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो चलो देखो, जब बात होती है ना एट की, तो एट मैंने बताया था एट दैट मोमेंट, यानी अब आपसे बिल्कुल ये बात अंडरस्टूड है कि आपसे क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो चलो, ये पोजीशन का ग्राफ दे रखा है, पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन है, तो एक्स टी, इसको एस भी कह सकते हो आप। ये क्या है बेटा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 4, क्या होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स अपॉन डी टी। देखो ये फंक्शन इन टाइम है, आप इसको लिखना चाहो लिख भी सकते हो, इसको हटाना चाहो हटा भी सकते हो। बस ये इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन है जो कि टाइम में है, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए ये पी में होता तो यहाँ पर पी लिखा होता, तो पी स्क्वायर प्लस 2b प्लस माइनस 4 इस तरह का रिलेशन होता। खैर डी एक्स अपॉन डी टी कितना होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 2t, सही है। नहीं पता है तो मैं साइड में बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है, यानी डी एक्स बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 5 एक्स की पावर 4, यानी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। जैसे एक पावर यहाँ आई और पावर एक यहाँ पर एन माइनस 1 कम हो गई, ऐसे ही ये हुआ। देखो 2 पावर आगे आई बेटा और एक पावर इसमें से कम हो गई, यानी पावर 1 बच गई। फिर 2 टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगी उसमें से एक पावर खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फिर t1 टी की पावर 1 माइनस 1, टी की पावर 0, यानी 1 आ जाएगा। टी का 1 होता है बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, ये वेलोसिटी का फंक्शन मुझे मिल गया है 2t प्लस का 2, सही है। इसको आप वेलोसिटी इन टाइम t भी कह सकते हो। तो एक फंक्शन मिल गया मेरे को, ठीक है। अब क्या निकालना है मुझे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जब भी आप t की वैल्यू समथिंग दी होगी तो आप जो एक्सप्रेशन है उसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि आपसे पोजीशन नहीं पूछी, ये पोजीशन बताओ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। अगर ये कहता है कि आप पोजीशन बताओ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तब तो हम यहाँ रखते t की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाता, 2 इंटू 3, 3 3 9, 2 3 6, इस तरह से आप पोजीशन निकाल लेते। लेकिन यह स्पीड पूछी है या वेलोसिटी पूछी है, तो जब स्पीड या वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है तो फिर आप पहले स्पीड का या वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद उसमें टाइम की वैल्यू रखेंगे। तो रखो जरा v एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड रखो बेटा। तो v3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस का 2, 2 3 6 और 2 8, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई बेटा, वेलोसिटी आ गई एट टाइम 3 सेकेंड, ठीक है। जब बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो ये तो हटा सकता हूं क्योंकि मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई। जब बात करेंगे बेटा एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ये तो स्पीड आई है एट 3 सेकेंड पर। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमने पोजीशन की डिफरेंशिएट किया था, वेलोसिटी निकाली थी, ऐसे ही वेलोसिटी का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके पहले एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालेंगे, फिर टी की वैल्यू रखेंगे। तो रखो जरा, ए टी इजिकल टू क्या होगा बेटा, डीवी बाई डी टी, फंक्शन निकालने जा रहा हूं, ठीक है, बाद में वैल्यू आ जाएगी। तो भाई साहब डी बाई डी टी और वी का फंक्शन क्या है, ये रहा, यानी 2t प्लस का 2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, करो। तो d बाई डी टी ऑफ 2t और d बाई डी टी ऑफ 2 जी, 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और ये 2 कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ आता है तो 2 बाहर आ जाता है वेरिएबल से कांस्टेंट, तो यहाँ t और t का डिफरेंशिएशन बेटा t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। तो क्या आ गया आंसर बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया इंस्टेंट, ठीक है। तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दूं इसमें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपने बता दी 8 आ गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता दिया आपने 2, आप ये बताओ कि इसकी 2 सेकंड में फाइंड इट्स स्पीड इन 3 सेकंड,
3 सेकंड में निकालो आप। तो जब आप 3 सेकंड में निकालेंगे, या ये कह दे कि 0 से 3 में निकालो, तब आपसे जो पूछेगा फिर वो एवरेज पूछेगा। तो ये बात अंडरस्टूड है। जब एट कहे तो आप समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, और जब इन कहे तो आप समझ जाना कि एवरेज पूछ रहा है। चलो मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता हूं। इसका मान लीजिए पहला पार्ट था बेटा, और सेकंड पार्ट ये है। सेकंड पार्ट बेटा ये है, ऑल्सो फाइंड इट्स स्पीड इन 0 to 3 सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी रही है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये आपसे एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, एवरेज से क्या निकालेंगे, पहले 0 पे आप निकालेंगे, 0 पर निकालेंगे पहले इसकी पोजीशन कितनी डिस्टेंस थी, उसके बाद आप 3 सेकंड पे निकालेंगे इसकी पोजीशन। ठीक है, टोटल दोनों को ऐड करेंगे, टोटल टाइम 3 सेकंड से डिवाइड करेंगे, तब जाकर आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, और कहो तो चलो मैं करा देता हूं। चलो देखो, x इजिकल टू 0 पर शुरू में क्या थी बेटा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस का 4। कितना हो गया जी, माइनस का 4 मीटर। 0 पर -4 पर था ये। और x इजिकल टू 3 सेकंड पर भी देख लो जी पोजीशन क्या थी। 3 पर देखा तो 3 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3 माइनस का 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 माइनस का 4, 6 और ये 15 माइनस का 4, और ये भाई साहब आ गई कितनी 11 मीटर। ठीक है, अब भाई साहब पता ये चला कि मान लो ये 0 है, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो ये पोजीशन क्या बना रहा हूँ, पोजीशन बता रहा हूँ, ये x बता रहा हूँ। जब ये 3 था तो ये माइनस का 4 था उस टाइम। कितना था जी, माइनस का 4। और जब ये 3 था तो ये कितना था भाई साहब, 11 था मीटर। जी बता सकते हो टोटल डिस्टेंस कितनी चला होगा, भाई यहां से यहीं तो चला होगा। क्यों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई साहब, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और भाई साहब डेल्टा एस का मतलब बाद वाला कितना है जी, 11, और शुरू वाली पोजीशन कितनी है, माइनस, यानी इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, चलो बाद वाला माइनस शुरू वाला, और ये भाई साहब टी तो एवरेज ही होगा। चलो इसको भी लिख देता हूँ, बाद वाला कितना टाइम है, शुरू वाला कितना टाइम है। तो भाई साहब कितना हो जाएगा ये 11, टोटल डिस्टेंस 11 है, बाद वाली और शुरू वाली थी 4, और ये 3 माइनस का 0, कितना हो गया ये 11 माइनस 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 4 प्लस का 4 हो गया है, प्लस का 4 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया बेटा 15 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 3 5 जा 15, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आती है इसकी एवरेज स्पीड, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 सेकंड तक। तो इस तरह से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप अलग अलग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड का थोड़ा सा मतलब फीलिंग आ गई होगी। और अगर फंक्शन दिया हो तो फंक्शन में ही ऑलवेज आपसे पूछेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई फिक्स वैल्यू दे दी और आपसे ये पूछने लगे कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ। हमेशा कोई आपको फंक्शन देगा, क्वेश्चन में फंक्शन देने के बाद आपसे पूछेगा कि इस टाइम पर या इस सेकंड पर आप बताओ, तो आप उसको सीधा डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो